नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो ऑप्शन मेरे लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्शन आपके लिए भी सही हो। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत? पता चलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के जरिए, जहां हम आपके सवालों के जवाब एकदम सरल और सहज भाषा में देते हैं, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। रिटायरमेंट के लिए 25 साल के बाद चाहिए 4 करोड़ रुपए, तो कितना निवेश करना होगा? क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी फिक्स डिपॉजिट की तरह इंटरेस्ट मिलता है? और फंडनामा में आज हम समझेंगे कि क्या होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और इसमें कितना रिस्क है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं wiseinvestor.in के फाउंडर जॉयदीप सेन। जॉयदीप, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। कैसे हैं आप? नमस्कार स्वाति जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ अभिषेक चौधरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अभिषेक जी नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ लखनऊ से। मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है। जो मेरे फंड्स हैं वो हैं पराग पारिक लॉन्ग टर्म और क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड एसबीआई का कंस्टेंट मैच्योरिटी फंड। तो ये मैंने अभी रिसेंटली में इन फंड्स को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एटलीस्ट मेरा 7 इयर्स का है। तो कैसा है ये पोर्टफोलियो? आप प्लीज़ मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो पे मुझे थोड़ा सा सजेशन दें। आप एक बात बताएं अभिषेक, आपने शुरुआत की है एक मल्टी कैप, एक क्वांटम भी मल्टी कैप है, हालांकि ये वैल्यू फंड की कैटेगरी में आ जाता है, और आपने एक जो रखा है एसबीआई का, वो है गिल्ट विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन वाला। ये किस बेसिस पे, ये सिलेक्शन किस बेसिस पे किया? मैम ये मेरा ओन रिसर्च है, मैंने कोई एडवाइस नहीं किया। मैं आप ही लोग की वीडियोस एंड सब देखता रहता था, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये 2 मल्टी कैप फंड्स, तो मैंने पराग पारिक एंड क्वांटम ये मैंने लिया था। एंड ये जो डेप्थ फंड था इसका मुझे कोई आइडिया इतना नहीं था, बट मैं थोड़ा फॉर बैकअप के लिए रखना चाह रहा था कि इमरजेंसी फंड के लिए। तो आई थॉट कि एक डेप्थ फंड रख लेता हूँ, इसमें थोड़ा वॉटिलिटी भी कम होती है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया था। ओके। बताएं 7 साल का टाइम होराइजन अभिषेक का, जॉयदीप, और ये पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो पहली बार निवेश के हिसाब से देखिए तो आपको ये पोर्टफोलियो सही लग रहा है? ये मोटा मोटा सही है। जो इनका आवंटन है, जो आंकड़ा हमारे पास है, उसमें से देखिए करीब 50-60% इक्विटी में है और करीब 30% डेट, जो आपने कहा एसबीआई का कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड है, और थोड़ा बहुत इनके पास गोल्ड में भी है। तो ये जो आवंटन है मोटा मोटा सही है, और मुझे लगा कि ये नवीन है, ये अभिषेक नवीन है। तो मैंने कहा 7 साल का अवधि है, मुझे लगता है कि 7 साल से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी ये नवीन है। तो कुछ इनका गोल रहेगा 7 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी अवधि और भी ज्यादा है, 7 साल से भी अगर ज्यादा है, तो इनके निवेश में इक्विटी का परिमाण और बढ़ सकता है। 50-60 से 70-80% भी हो सकता है, अगर अवधि लंबी हो तो। दूसरी बात ये है, ये जो एसबीआई का कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड है, ये 10 साल का मैच्योरिटी वाला फंड है। इसमें वोलेटिलिटी हो सकता है, और इमरजेंसी फंड के लिए सही नहीं है। इमरजेंसी के लिए लिक्विड या मनी मार्केट या अल्ट्रा शॉर्ट ऐसा कोई फंड में रखिए। हालांकि ये फंड अच्छी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फंड है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी हो सकता है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि गोल्ड जो है, गोल्ड में जो निवेश करते हैं, ये पोर्टफोलियो का 10 या 15% तक कीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड जो है नॉन प्रोडक्टिव एसेट, इसके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके अलावा इनका आवंटन मोटा मोटा सही है। ओके। एक बात यहाँ पर जॉयदीप मैं ये जानना चाहूँगी, इन्होंने क्योंकि इक्विटी, डेट और गोल्ड, कमोडिटी तीनों में निवेश शुरू किया है अलग अलग फंड के ज़रिए, अगर इस लिहाज से देखिए तो एक जो कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड्स की,
जी। वो उसमें शुरू करना क्या बेहतर होगा, या फिर आप सलाह देंगे कि नया निवेशक भी 3 या 4 अलग-अलग फंड के साथ शुरू करे, एक फंड के साथ नहीं? मैं कहूँगा मल्टी एसेट फंड ज़्यादा अच्छा है। उसका रीज़न ये है, उसका जी। जो रेशियो रहता है, इतना प्रतिशत इक्विटी में, इतना प्रतिशत इंटरनेशनल इक्विटी में, इतना प्रतिशत गोल्ड, इतना प्रतिशत डेट में, वो डिफाइन रहता है। और वो जो रीबैलेंसिंग करते हैं पर क्वार्टर या पर 3 महीना जो भी वो रीबैलेंसिंग करते हैं, ये जो डिसिप्लिन है, ये फंड में रहता है। और कोई अकेला व्यक्ति ये करता है कि डिसिप्लिन जो रेशियो जो है, ये गड़बड़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई इक्विटी में डालिए आ गया, जो आपका रेशियो है 50-60% जो भी है, वो बढ़ गया, डेट कम हो गया। तो हुँ। ये रीबैलेंसिंग अपने आप होना मुश्किल है, तो फंड के ज़रिए करना अच्छा है। और एक बात ये है कि अगर हम ये करते हैं, कुछ बेचते हैं, तो इसमें टैक्स लग सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड एज़ सच डज़ नॉट पे टैक्स। वो एक ट्रस्ट होता है, वो टैक्स नहीं भरते हैं, तो उनके लिए ये रीबैलेंसिंग टैक्स फ्री होता है। ये एक एडवांटेज म्यूचुअल फंड का होता है। ओके। आपने ये भी कहा जॉयदीप कि एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड में उठा-पटक देखने को मिल सकती है वहाँ पर। और आपने कहा कि लिक्विड फंड उसके बदले ज़्यादा बेहतर होगा, इमरजेंसी के लिए जो पैसे हैं उसको पार्क करने के लिए। कुछ कोई नाम रेकमेंड करेंगे किसी फंड का? नाम में मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए अगर 30% है एसबीआई का कंज्यूमर गिल्ड फंड में, हुँ। ऐसा नहीं कि पूरा निकाल लीजिए, उसमें से कुछ 5 या 10% जो है वो निकाल लीजिए लिक्विड फंड के लिए। बाकी ये फंड अच्छा है, इनकी अगर 7 साल की अवधि है तो ठीक है। 20% इसमें रख लीजिए, 5 या 10% निकाल के कोई भी लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट, कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड, कोई भी फंड में रख लीजिए, सभी अच्छे हैं। ओके, ऑलराइट। कहने का अभिषेक? मतलब इमरजेंसी जो है वो सिर्फ 5-10% ही होगा, वो 30% नहीं होगा। ओके, ठीक है। अभिषेक, यस मैम। सो क्लैरिटी मिल गई आपको? यस मैम, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई मैम। चलो, थैंक यू सो मच मैम। यू मैम आर आई एम बिग वेलकम। फैन ऑफ योर्स मैम। थैंक यू। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। नीरव जी हमारे साथ गुजरात से फ़ोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नीरव जी नमस्ते, बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम मेरे पास 5 फंड है। हेलो। जी बताएं। हाँ, मेरे पास 5 फंड है। एक है आदित्य लाइफ इक्विटी फंड जो मल्टी कैप है। जी। एक डीएसपी स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप फंड है। जी। फिर जी, आपकी एक पोर्टफोलियो हमारे पास है। सवाल हाँ, आप एक बार पूछ लें। तो मुझे एक अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था। हम्म, आपने जो हमें लिखा और था उसमें आपने लिखा था कि आप 25 साल में करीब 4 करोड़ जोड़ना चाहते हैं। हाँ हाँ। ओके। डेट फंड में आपने कितना निवेश किया हुआ है? लमसम है या एसआईपी कर रहे हैं उसमें? नहीं, एक्चुअली जो मेरे पास लिक्विडिटी जैसे जैसे आती है ना, ऐसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, और कब से कर रहे हैं? ये कुछ लिक्विड फंड 2 साल हो गए। अच्छा। और जो मनी मार्केट फंड है वो 1 या 1.5 साल होने वाला है। ओके, ठीक है। अभी जो निवेश चल रहा है इनका करीब 1, 2, 3, 4, 5,000 से थोड़ा ज़्यादा का निवेश एसआईपी है, और कुछ इनका इन्वेस्टमेंट लमसम में जा रहा है डेट फंड में। जॉयदीप, जो टारगेट है इनका 4 करोड़ 25 साल में पूरा हो सकता है? कैलकुलेशन क्या कहता है? कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर हम 10% की पकड़ते हैं, यानी कि सालाना 10% की निवेश से हमें रिटर्न मिलेगी, और ये भी पकड़ते हैं कि सालाना 10% तो बढ़ाते रहेंगे, यानी एक हर साल में बढ़ोतरी होगी, तो उसमें ये 5,000 रुपये से, 5,200 रुपये से उनका जो टारगेट है वो नहीं होती है, उनको रकम बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 5,000 के सामने कुछ 17,000 के आसपास उनको करना है, वो भी शुरू करने के लिए। यानी शुरू के समय हर महीना 17-18,000 लगाना पड़ेगा, और हर साल 10% की इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ 10% के हिसाब से, यानी मार्केट में निवेश से आपको सालाना 10% रिटर्न मिलेगा, ये हिसाब से कह रहा हूँ। जी। ओके। इनका एक सवाल ये भी था जॉयदीप कि अगर जब किसी फंड में निवेश करते हैं और वहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है उसकी एनएवी में, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो क्या लॉस बुक करके किसी फंड में और दूसरे किसी ऐसे स्कीम में निवेश करना बेहतर है, स्ट्रैटेजी होगी जिस स्कीम में बढ़ोतरी के चांसेस या ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हों? ये सवाल तो सही है, लेकिन क्या है कि जो इनका फंड्स हैं, बिरला इक्विटी फंड, डीएसके स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप, ये जो फंड्स हैं, ये फंड्स अच्छे हैं, और ये फंड्स में ऐसी होने की संभावनाएं कम है। ये जो लॉस बुकिंग का है, ये किसमें हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर फंड हो गया या थीम फंड हो गया,
और कभी ऐसा हो कि वो सेक्टर या थीम ही कुछ मान लीजिए खत्म हो गया, तो इसमें ऐसे होने की संभावना ज्यादा है। इसमें ये इनके फंड अच्छे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया कभी तो कर सकते हैं, कभी लॉस बुकिंग करके जो अच्छे फंड है, जो फंड अच्छा कर, जो सेक्टर अच्छा है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 3-4 साल की अवधि है इनके पास, फंड्स भी अच्छे हैं, एंड आई थिंक ही कैन रेस्ट पीसफुली। ऑलराइट, तो नीरव जी, आपका जो अभी निवेश चल रहा है 5,200 के आसपास का, उस निवेश से वो जो 4 करोड़ का टारगेट है वो पूरा करना मुश्किल है। उस रकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। या तो फिर अपनी टारगेट को कम कीजिए, या फिर जो आपने समय सीमा रखी है 25 साल, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश पूरी रहेगी। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। और म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं wiseinvestor.in के फाउंडर जॉयदीप सेन। अब म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट फंड नामा का, जहां पर हम आपको म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी के बारे में उसकी जो मूलभूत जानकारी है वो देते हैं। और आज फंड नामा में हम जानेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के बारे में। और इस पे सवाल जवाब करने के पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अशोक शाह। इनका सवाल भी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड से ही जुड़ा हुआ है, तो पहले उनका सवाल सुन लेते हैं और फिर हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अशोक जी। हाँ जी, हाँ जी। जी बताएं, क्या सवाल है? आपने SBI के कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में निवेश किया है। हाँ नमस्कार जी। एक्चुअली मेरी इन-लॉज जो है वो 78 ईयर्स की है जी। जी। तो पिछले दिन वो बैंक में गई थी FD कराने के लिए 1 साल के लिए। तो बैंक के क्लर्क ने और जो मैनेजर ने उनको मतलब बोला कि आप 1 साल में अभी 5% रिटर्न मिलता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। पहले तो उन्होंने मना किया, पर बार बार दबाव डालने पर वो उनके झांसे में आ गई। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, 1 साल के लिए CBF एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको 7% पक्का इंटरेस्ट मिलेगा और 1 साल के बाद आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने कोई हमने सर्टिफिकेट के लिए बोला मेरे इन-लॉज ने, तो उन्होंने बोला कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा और आपका ईमेल पे मैसेज आता रहेगा। कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप जब दिया है उसमें सिर्फ बैंक का स्टैम्प लगा हुआ है और कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 1 साल के बाद मेरा पैसा वापस मिल जाएगा ना? वाह जॉयदीप जी, ये तो एक तो क्लियर केस ऑफ मिस सेलिंग है। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था, ये जो है ना मिस सेलिंग, ऐसा एक सोच है कि जो इंडिविजुअल है वो मिस सेलिंग करते हैं, ऐसे नहीं है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये बैंक हो गया, ये बड़े बड़े बैंक में भी मिस सेलिंग होता है और बहुत भारी मात्रा में होता है। तो ये जिधर आपका एग्जाम्पल है, ये मिस सेलिंग कैसे होता है, ये मैंने कहा दबाव। ये दबाव क्या है? अगर मुझे लेना है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। वो दबाव क्यों डाले? खैर इसमें अच्छी बात यह है, ये जो फंड है SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, वो फंड अच्छा है, इसमें कुछ वो नहीं है, उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये आवाज रहना चाहिए कि ये दबाव क्यों डाले। पैसा मेरा है और निर्णय भी मेरा होना चाहिए कि मैं किसमें निवेश करूं। अच्छा, इनके पास लेकिन कोई भी कोई फोलियो नंबर वगैरह या कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है इस निवेश का, तो कल को जब इनको रिडीम करना होगा तो ये कैसे करेंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट कुछ क्या होता है, म्यूचुअल फंड का निवेश होता है ना, 2 तरीके से होता है। एक होता है डीमैट अकाउंट, इनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। दूसरा हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो कुछ रहेगा उनके पास, कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा, जाके पूछिए मिल जाएगा। तो क्योंकि SBI है, क्योंकि फंड अच्छा, उनको पैसा मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 1 साल में कुछ 6% के आसपास उनको मिल जाएगा, जाके कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 साल के बाद ये रिडीम कर लीजिए। नहीं तो और नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जॉयदीप जी, पहली बार या कभी भी आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका एक फोलियो नंबर जनरेट होता है, करेक्ट? और आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या वहाँ पर एक मेल आती है कि ये आपका फोलियो नंबर है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने इतना निवेश किया है, इतनी यूनिट्स, ये सब कुछ। जी अशोक जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अशोक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये हमने 10 अगस्त को किया था और उन्होंने कोई एक्नॉलेजमेंट, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया हुआ है, उसमें सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है और बैंक का स्टैम्प है, बस, और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो भी मैसेज आएगा आपको ईमेल पे आएगा।
तो मुझे अभी डर लग रहा है कि 1 साल के बाद जीमेल अगर पे कुछ खुदा ना आया है आपके पास अशोक जी? अभी तक नहीं आया। 10 अगस्त को हमने और उस हाथ के हाथ पैसे भी ट्रांसफर हो गए। हमारा उसी बैंक में अकाउंट है, तो उन्होंने इमीडिएटली पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। तो दैट इज और माय कोई पॉइंट यहाँ जॉयदीप जी कि जब भी निवेश करते हैं तो इमीडिएटली, क्योंकि हम सब ने निवेश किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो एक आता है फंड हाउस की तरफ से। कोई भी निवेश के पहले जो केवाईसी होता है वो केवाईसी होना ही पड़ेगा, और जो आपने कहा फोलियो नंबर वो होना ही पड़ेगा। अगर इनके पास फोलियो नंबर नहीं है, सॉरी मैं ये पहले ये बात मिस किया था, अगर इनके पास फोलियो नंबर नहीं है तो निवेश कैसे हुआ है? मुझे लगता है कि बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मामला है। तो क्या करना है, आप जाइए सेबी के साइट में, वहां पर होता है स्कोर्स, SCORS स्कोर्स क्या होता है, वो कंप्लेन का वो है। साइट में जाइए और वहां पे आप डाल दीजिए अशोक जी, सेबी का साइट में जाइए, वहां पर आपका स्कोर्स दिख जाएगा, वहां डाल दीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। क्योंकि बिना फोलियो नंबर के म्यूचुअल फंड में बिना केवाईसी के निवेश कैसे हो सकता है? ये गंभीर मामला है, आप उसमें डाल दीजिए। और अशोक जी, आप बैंक में भी जाके बात करें, उनसे ये बातें पूछें कि पोलियो नंबर कहाँ है, स्टेटमेंट कहाँ है मेरे निवेश का, और उसके बाद हो सके तो आप एक दोबारा मेल कीजिए, फॉलो अप आप करने के बाद हमें बताइए क्या कहा है बैंक ने। वो एसबीआई का SCORT पे जाना है ना, सेबी की साइट पे जाएंगे, SCORES कोर्स। अच्छा इसको ठीक है? SCOR, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और यहाँ पे जॉयदीप, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्योंकि बात हो रही थी, इसी फंड के बारे में जरा डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे। यहाँ पर मिस सेलिंग ये कह के हुई है कि ये बैंक एफडी की तरह है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उन्होंने गारंटी की बात की 7% मिल जाएगा। तो ये जो मिथ है और ये जो बात कहते हैं कि डेट फंड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इन पर्टिकुलर ये एफडी का विकल्प नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, राइट? क्या होता है ना, बैंक में अक्सर होता है वो बेचते हैं ये एफडी जैसा है, इंश्योरेंस बेचते हैं एफडी जैसा है, म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड बेचते हैं कि ये एफडी जैसा है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई कनेक्ट नहीं होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है ये बाजार में निवेश का जरिया है, इसमें कोई कमिटमेंट या गारंटी नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में कहाँ निवेश किया जाता है? फंड मैनेजर पैसे कहाँ लगाता है? हाँ, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्या है, जैसे कि नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी कि अलग अलग कंपनीज के इशू पे पेपर्स होते हैं, बॉन्ड डिबेंचर होते हैं, इसमें निवेश करते हैं। सेबी का नियम है कि ये जो फंड कैटेगरी है इसमें कम से कम 80% AAA जो हाईएस्ट रेटिंग है, AAA या AA+ बॉन्ड में निवेश किया जाए, और बाकी जो 20% है वो फ्री है, वो फंड मैनेजर के ऊपर है। तो क्या करते हैं अलग अलग कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, अलग अलग कंपनीज में वो निवेश करते हैं, मिनिमम 80% AAA या AA+ यानी अच्छे क्वालिटी का। ओके, तो इसमें रिस्क होता है, इसमें क्रेडिट रिस्क शायद कम हो? हाँ, क्या है देखिए, कोई भी डेट फंड में जो रिस्क है, जो कि मैं 2 तरह का होता है, एक होता है मार्केट रिस्क, मार्केट के उतार चढ़ाव, दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क। इसमें जैसे आपने कहा क्रेडिट रिस्क कम है, क्योंकि 80% जो है या 100 भी हो सकता है, AAA AA+ है, और जो बाजार का जोखिम है उतार चढ़ाव वो भी कम होता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है वो कम रखते हैं, कम है 3-4 साल के आसपास रखते हैं, तो वो जोखिम में थोड़ा कम होता है, इसीलिए ये फंड में जोखिम कम है, ये फंड अच्छा है। तो ये कहना सेफ होगा जॉयदीप कि अगर 3 से 4 साल के लिए जो पोर्टफोलियो मैच्योरिटी से मैच करता हुआ अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उसके लिए एक अच्छा विकल्प है? जी, 2 कैटेगरी है, एक है बैंकिंग PSU, एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये दोनों कैटेगरी अच्छा है, इसमें जोखिम कम है, और जैसा आपने कहा 3-4 साल ये इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके, ये बताइए कि इसमें किस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है? हम लोग कैसे देखते हैं, कोई भी आप फंड फैक्ट शीट निकाल लीजिए, उसमें रहता है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। वो जो YTM है गारंटी नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगता है कि आप ये फंड में निवेश करते हैं तो 3-4 साल में ये YTM के आसपास आपको कुछ मिल सकता है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर ये 6% है तो आप 6 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 5.5 है या 6.5 है, इसके आसपास आपको मिल सकता है। ओके, और क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारे फंड हाउसेज हैं, और सबके आई एम श्योर कि डेट कैटेगरी में सबका ही एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होगा, वैसे में एक सही या अच्छा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड किस बेसिस पे चुन सकता है निवेशक? इसका 3-4 मात्रा है। एक है पोर्टफोलियो क्वालिटी यानी कि AAA कितना है, AA+ कितना है, वो देख लीजिए। फिर देखिए उसमें जो नाम है, जो कंपनीज के बॉन्ड में निवेश किया हुआ है वो कैसा है, पब्लिक है, प्राइवेट में कौन सा नाम है। फिर देखिए परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 5 साल 10 साल में ये फंड ने कैसे किया है। फिर देखिए कौन सा AMC, कॉर्पस साइज क्या है, फंड बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो अच्छा है क्योंकि लोगों का उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है,
कितना तो कॉर्पस पेडिग्री साइज का होना ठीक रहता है जॉयदीप? सॉरी, कम से कम कितना कॉर्पस साइज रहे तो कम से मिनिमम कम मैं कितना कहूँगा लेके चले? 5,000 करोड़, ओके। मिनिमम 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, इट शोज कि इसमें लोगों का भरोसा है, इसीलिए लोगों ने इसमें निवेश किया है, इसीलिए ये पर्पस इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है, कभी ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा हो गया कि ज्यादा रिडेम्पशन आ गया, तो बड़ा फंड जो है दे कैन विथस्टैंड बेटर, कभी अगर रिडेम्पशन आ गया तो। ओके, ऑल राइट। आपने कहा कि इसमें 80%, क्योंकि सेबी का तो मैंडेट है कि वो हाई क्वालिटी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें पैसे लगाएंगे, जो 20% है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? उससे रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ सकता है किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में? उसमें रिस्क थोड़ा बढ़ सकते हैं। ऐसे देखिए, जिसमें हम निवेश करेंगे, साइट में जाए, वो एएमसी का डाउनलोड कीजिए, पोर्टफोलियो फैक्ट शीट, उसमें देख लीजिए निवेश किसमें है। अगर 100% ट्रिपल ए में है तो अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि उसी में निवेश कीजिए जिसमें 100% ट्रिपल ए में है, आपको वैसा भी मिल जाएगा, उसमें जोखिम और भी कम है। ओके, और एक आखिरी सवाल, किस तरह के निवेशक अपने पोर्टफोलियो में कॉर्पोरेट डेट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जोड़े? जो निवेशक का जो एलोकेशन है, आवंटन है, इतना इक्विटी इतना डेट, जो जी। डेट का आवंटन है जिसका अवधि, जैसा आपने कहा, वो 2-3 साल का जो अवधि है, वो निवेश करें बैंकिंग पीएसयू फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। 2-3 साल के लिए फंड अच्छा है। दोनों में से अगर एक चुनना हो किसी निवेशक को, कौन सा ले? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू? बैंकिंग पीएसयू। उसका रीजन क्या है, फॉर द सेम रेट ट्रिपल ए के अंदर भी अगर कोई बैंक है या पीएसयू है, उसमें एक अलग सा वो क्या कहूँ सेफ्टी रहता है, क्योंकि वो सरकारी है, क्योंकि वो बैंक है, अलग उसका सेफ्टी रहता है, इसलिए बैंकिंग पीएसयू और भी अच्छा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी अच्छा है, बैंकिंग पीएसयू और बेहतर है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जॉयदीप आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को इतने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल हम लें और हमारे एक्सपर्ट उसके जवाब दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ और कैसे भेज सकते हैं वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। जब भी सवाल भेजते हैं तो अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर दीजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।